Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Please subscribe my channel. Any suggestions, please write down in comment box. This is video number 6. This is part 6 for the chapter 2 solution. Here the next already in part 5 for chapter number 2 we have saw that one, two colligative properties, elevation in boiling point, right? And you find that one. I have already discussed the two properties. Now here the third number property I would like to discuss with you. We have to just find out two property already we discussed, that is the elevation in boiling point and relative lowering in the vapor pressure. The third one colligative property is here, diffraction of freezing point. हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो भी देख लिया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड हो, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. उसमें से 4 प्रॉपर्टी है, उसमें से 2 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने इक्वेशंस देखे जिसकी मदद से हम मोलर मास सोल्यूट का निकाल सकते हैं. अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने यहाँ पे देखा कि जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो होता है जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, इट इज़ लोअर एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट. ये चीज़ तो ऑलरेडी हमें पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने देख लिया. जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा और उसी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे उससे जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होता है. अब इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होता है इट इज़ लोअर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट. देखो भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ है वो भी देख लो. फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर्स आपके सब्सटेंस की जो उसके लिक्विड स्टेट में है वो बराबर होती है, इक्वल होती है टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड फेज. मतलब जब वो लिक्विड स्टेट में होगा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस और एक सॉलिड स्टेज में होगा तब उसकी जिस टेम्परेचर पे उसकी वेपर प्रेशर सेम होगी उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब ये सब चीज़ें हमें खास उस ग्राफ की मदद से या इसकी मदद से हमें पता चलेगी, मैं आपको बताऊंगी. पहले 2 चीज़ें याद रखनी है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा जो होता है नेचुरली वो लोअर होता है प्योर सॉल्वेंट से, और फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है सॉल्यूशन का भी, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन इज ऑल्सो लोअर एज कम्पेयर टू दैट प्योर सॉल्वेंट. क्यों भाई? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस इन सॉलिड फेज. अब यहाँ पे क्या है उसका एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन फ्रीज होगा जब उसकी वेपर प्रेशर इक्वल होगी टू दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट. देखो, एक सॉल्यूशन हमारा फ्रीज हो, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. मैंने सपोज वाटर लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? प्योर वाटर फ्रीज हो गया. लेकिन उसी वाटर के अंदर जब मैं 2 चम्मच जैसा सॉल्ट डालती हूँ, NaCl डालती हूँ. अब सोडियम क्लोराइड डालने के बाद पहले वाटर, प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, ठीक है? तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया 0 डिग्री. लेकिन उसी वाटर के अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डालते हैं 2 चम्मच, तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका आयनिक सॉल्वेंट है, आयनिक कंपाउंड है. नेचुरली वो अब Na+Cl- तरह के होके वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेगा. अब इस तरह से बॉन्डिंग बनाने के कारण जब उस सॉल्ट सॉल्यूशन को फ्रीज किया जाता है तो उसको फ्रीज मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो हो जाता है, राइट? मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है तब वो फ्रीज होता है, क्योंकि अब प्योर वाटर नहीं है, अब उसके अंदर NaCl ने वाटर के साथ बॉन्डिंग बना दी है. अब उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तब वो जो है फ्रीज हो पाता है. एक सिंपल एग्जांपल हो गया. अब यहाँ पे
एक सॉल्यूशन जो है फ्रीज होगा, कब होगा? जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब याद रखो, यहाँ पे हमारे दिमाग में एग्जाम्पल याद रखना है कि वाटर है, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट सपोज, और एक सॉल्यूशन है NaCl सॉल्ट इनटू वाटर। वो कब फ्रीज होगा? जब उस सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर के जो है वेपर प्रेशर के बराबर होगा तब। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा ये दिमाग में एक एक पॉइंट याद रखिए। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया प्योर वाटर का, और उसके अंदर नमक डालने के बाद उसका जो नमक का पानी बना उसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात की। तो 0 डिग्री तो होता है लगभग वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट, और लगभग सॉल्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लगभग -2 डिग्री से भी कम आता है। आप समझ लीजिए मतलब कितना कम हो गया, आप देख लीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि एक सॉल्यूशन तभी फ्रीज होगा जब उसकी वेपर प्रेशर किसके बराबर होगी? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगी। चलो भाई हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है, नेचुरली डिक्रीज ही होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हुआ? इसका रीज़न हमने ऑलरेडी वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देख लिया था। प्योर सॉल्वेंट होता है तो जल्दी से वेपराइज हो जाएंगे, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। लेकिन अभी उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब सॉलिड डाला जाएगा नॉन वोलेटाइल, तो कुछ सॉल्वेंट की जगह अब कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएंगे, तो नेचुरली उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है एंड इट वुड बी इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट। अब वो कम है सॉल्यूशन का और उसको हमें सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर करना है, तो एट लोअर टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर लोअर होगा क्योंकि हम क्या करते जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर ए करने के लिए डिक्रीज हो रहा है, तो राइट वो सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर करना है, तो हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी उसकी वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट के बराबर होगी। एंड सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, और डिक्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे जैसे आप उसको ये करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भाई एक प्योर सॉल्वेंट और एक उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या चीज़ होती है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा? जब उसकी वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगी? वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट। रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर होता है और वो इक्वल होगा दैट सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना लोअर करते जाओगे उतना तभी उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, TF है फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन इट। दो चीज़ें दी है, एक प्योर सॉल्वेंट की है जैसे यहाँ पे हमने वाटर लिया था, और TF जो है जब हमने सपोज नमक डाल दिया, किसके अंदर डाला? हमने वाटर के अंदर डाला, तो उससे जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो TF मतलब सॉल्यूशन का आप फ्रीजिंग पॉइंट ले सकते हैं। तो नेचुरली भाई यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF नॉट प्योर सॉल्वेंट का माइनस TF, दैट इज़ द जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला गया तो OTF, दोनों का माइनस किया, जो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। देखिए जो आपका डिप्लेशन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलैलिटी को। अब यहाँ पे डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल लिया, राइट, और उसके बदले में लिखा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। देख लीजिए यहाँ पे। अब व्हाट इज द KF? इट इज़ द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रियोस्कोपिक डिप्रेशन, सॉरी क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे दिया है डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m
एंड हियर प्रोपोर्शनलिटी साइन को KF से निकाला, जिसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आगे का उन्होंने दिया है कि चलो भाई हम ले लेते हैं नेक्स्ट का यहाँ पे दिया है कि लेट W2 ग्राम सोल्यूट है हैविंग मोलर मास M2 और W1 इज़ द ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तीन चीज़ें दी, W2, M2 और W1। तो यहाँ पे सॉल्वेंट प्रोड्यूसर डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF ऑफ द सॉल्वेंट। देखो ऐसा मानते हैं कि लेट W2 ग्राम इतना सोल्यूट जो था उसका मोलर मास M2 था, जिसको हमने W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डाला, जिससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का प्रोड्यूस हुआ डेल्टा TF। चलो मोलालिटी लेते हैं, हमें पता ही है मोलालिटी के लिए है W2/M2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आपको पता है मास ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, जो W1 है, लेकिन ग्राम में है तो केजी में करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। W1 इज अ ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, लेकिन केजी में मोलालिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट, तो केजी में करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमें पता है KF इंटू हमारा M स्मॉल m मोलालिटी, तो मोलालिटी के बदले में हम लिखते हैं W2/M2 और इसको उल्टा करेंगे 1000 ऊपर आएगा और नीचे W1। हमें M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना है, तो M2 को इस साइड लेके जाते हैं और डेल्टा TF को नीचे लेके आते हैं। M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो इस तरह से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को निकाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा, दैट इज़ द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ऑस्मोसिस, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, थोड़ा सा देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम देखिए कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट जो है एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में कहाँ से जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। कोई भी अगर आप लेते हो एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन, ऐसे दो पार्ट आपने लिए, ठीक है, एक आपका कंटेनर है, उसके अंदर एक साइड में सॉल्वेंट है और दूसरे साइड में सॉल्यूशन है, राइट, उसी सॉल्वेंट में बनाया हुआ सॉल्यूशन है और उन दोनों के बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन डाला, तो यहाँ से सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, राइट। और ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है वो ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अलाउ करता है ओनली सॉल्वेंट एंड नॉट द सोल्यूट टू पास थ्रू इट, उसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने के अलाउ करेगा उसके मेम्ब्रेन में से पास करने के लिए, नॉट द सोल्यूट, उसके जो पोर्स साइज होती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की वो उसी तरह की होती है कि जिसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट जा सकता है, सिर्फ सोल्यूट नहीं जा सकते, उसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल दिए, कुछ नेचुरल भी होते हैं, नेचर ने बहुत सारे ऐसे दिए हैं मेम्ब्रेन, जिसको प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है ऐसे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जैसे पिग्स ब्लैडर है या पार्चमेंट है। उसके बाद एक सिंथेटिक के लिए दिया है उन्होंने सेलोफेन। ये सभी एग्जाम्पल है आपके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट द सोल्यूट थ्रू इट, तो इट इज़ दैट रिलेटेड टू ऑस्मोसिक प्रेशर। क्या है भाई, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो रिलेटेड है कि जो ऐसी प्रोसेस इन थ्रू विच देर इज़ अ you can say that the flow of the solvent molecules through the semi permeable membrane, right, from pure solvent to solution, and that सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ उसका फ्लो होगा, उसको हम बोलेंगे दैट इज़ द ऑस्मोसिस, राइट। तो अब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी क्या है वो भी हमने देख लिए, ऐसे मेम्ब्रेन जो सिर्फ
प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं, नॉट सोल्यूट को, थ्रू इट वी कॉल इट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके उन्होंने नेचर में दिए प्लांट और एनिमल में से, जैसे पार्चमेंट दिया है पेपर, दूसरा दिया है उन्होंने पिग्स ब्लैडर, उसके बाद सिंथेटिक में सेलोफेन, ये सभी उसके एग्जाम्पल दिए हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन। देखो फ्लो किसका, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड्स टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप। जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट कैन बी स्टॉप इफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन, एंड दिस एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए भाई, जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको स्टॉप कर सकते हैं हम अगर हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन की साइड पे लगाए, सॉल्यूशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे, तो वो सॉल्वेंट से आने वाला फ्लो सॉल्यूशन की तरफ स्टॉप हो जाएगा, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल सिंपल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होती है, जिसको यहाँ पे सिंबल दिया है उसका पाई की तरह है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किए। तो इस तरह से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऐसा देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट से ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। सी यहाँ पे मोलैरिटी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के लिए इज इक्वल टू को निकालो, मतलब इसको निकालो, पाई इज इक्वल टू ले लो सी आर टी, उसके बदले में ये आए आर और टी। आर है आपका गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। अब मोलैरिटी के लिए हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो N2/V ले लिया, राइट। सो N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलो भाई यहाँ पे डाल दो वैल्यू, पाई इज इक्वल टू पाई, V को इधर ले लिया तो पाई V इज इक्वल टू N2R2। N2 के लिए आपको पास इक्वेशन है ही, N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, दैट इज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो पाई V इज इक्वल टू W2/M2RT। M2 को इस साइड ले लो और पाई V को इस साइड ले लो, तो आपका हो जाएगा W2RT अपॉन पाई V। ये हो गया मोलर मास, यू कैन से दैट इट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस तरह का एक हो गया, और एक पार्ट है आपका बचा हुआ, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ऑस्मोसिस का क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस का, इसके बारे में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और बायोलॉजिकल पहला वाला दिया है कि जस्ट सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स एट द सेम टेम्परेचर्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दो सॉल्यूशन हमने लिए और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री ले लिया, रूम टेम्परेचर ले लो, और उस टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन हमने लिया है, उस टेम्परेचर पे दोनों सॉल्यूशन की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन दोनों सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब सपोज हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें से इफ one solution has more osmotic pressure than the other solution, we call it hypertonic solution। अब दो सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब और दूसरा तीसरा केस दिया है, दो सॉल्यूशन, अगर उसमें से एक सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है दैन द अदर, तो उस लेस वाली ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो ही केस है एक्चुअली। एक दिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का सेम है, सेम टेम्परेचर पे, तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। अगर दो सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, मतलब एक का ज़्यादा है दूसरे से और दूसरे का
पहले वाले से कम है। जिस सॉल्यूशन का ज़्यादा है ऑस्मैटिक प्रेशर दूसरे वाले सॉल्यूशन से, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिस सॉल्यूशन का कम है, लेस ऑस्मैटिक प्रेशर है देन दैट अदर वन, उस लेस वाले ऑस्मैटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, राइट। हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका मोर कॉन्सेंट्रेटेड आएगा with respect to other solution, and hypotonic solution will be less concentrated with respect to other। तो इस तरह से देख लीजिए कि यहाँ पे और तीसरा पॉइंट दिया है कि आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बराबर, जिसका ऑस्मैटिक प्रेशर ज़्यादा है, उस वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर हम लेते हैं, देखिए कि 0.91% मास बाय वॉल्यूम उसका परसेंट दिया है 0.91। सॉल्यूशन अगर हम सोडियम क्लोराइड का लेते हैं जिसको सलाइन वाटर बोलते हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट को लगाई जाती है जब कमजोरियाँ वगैरह होती है, राइट, तब उसको सलाइन दिया जाता है। तो इस वाले सोडियम क्लोराइड सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विद द फ्लूइड इनसाइड द ह्यूमन रेड ब्लड कार्पुस्कल या सेल्स। हमारे आरबीसी के साथ ए वाला जो हमारा जो इनसाइड जो फ्लूइड है, आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसके साथ 0.91% जो सलाइन वाटर है वो बिल्कुल आइसोटोनिक है। मतलब 0.91% NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मैटिक प्रेशर और हमारे आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है इनके ऑस्मैटिक प्रेशर दोनों का बिल्कुल सेम है, मीन्स दे बोथ आर आइसोटोनिक। और इसीलिए इन दिस द कार्पुस्कल नेवर स्वेल और नॉर श्रिंक। इसीलिए जब सलाइन वाटर हमें दिया जाएगा तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे श्रिंकिंग नहीं होगी, या जो आरबीसी है ना उसको कुछ क्या होता है स्वेलिंग होती है। जो मेडिसिन्स होते हैं आर मिक्स विद द सलाइन वाटर बिफोर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द वेन्स, सो नॉर्मल सलाइन वाटर इज क्वाइट सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। आपने देखा होगा जो सलाइन वाटर जिसको लगाया है सलाइन वगैरह, जो कुछ मेडिसिन होते हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में उस सलाइन वाटर के अंदर दिए जाते हैं और वो मेडिसिन फिर हम उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है उसके वेन्स में। तो यहाँ पे वो क्यों सेफ है? क्योंकि वो आइसोटोनिक है। सलाइन वाटर विद द फ्लूइड्स हमारे आरबीसी के अंदर है, उसमें आइसोटोनिक है, इसलिए उस सलाइन वाटर में जो मेडिसिन उसको देनी पेशेंट को, उसी को उसके अंदर इंजेक्शन देके उस सलाइन वाटर में वो मेडिसिन को मिक्स किया जाता है और उस पेशेंट की बॉडी में वो इंजेक्ट किया जाता है उसकी वेन्स में, और इसलिए वो सेफ भी होता है, उससे उसका कोई प्रॉब्लम बीपी वगैरह का कुछ नहीं होता, उसको नहीं हाई ब्लड होता है, वो सेफली उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन बट द सॉल्यूशंस हैविंग कॉन्सेंट्रेशन मोर और लेस दैन, लेकिन ऐसा सलाइन वाटर जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से ज़्यादा या कम है तो दे आर नॉट सेफ, फिर वो सेफ नहीं है। अ प्योर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन लेस दैन 0.91% आपका जो है आर कॉल हाइपोटोनिक। हमें पता है लेस दैन होगा तो हाइपोटोनिक है। ऐसा वाला लेस कॉन्सेंट्रेटेड जब सोडियम क्लोराइड का सलाइन वाटर हमारे बॉडी के अंदर दिया जाता है, व्हेन आरबीसी आर प्लेस इन दिस सॉल्यूशन, नेचुरली उस सॉल्यूशन में जाएगी तो वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड दे स्वेल्स और ब्लस्ट। देखो भाई, जब अगर बिल्कुल सिंपल दिया है, अगर हमें सलाइन वाटर है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0.91% से कम है और ऐसा वाटर जब हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड है इन आरबीसी और दूसरा है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर आपका लेस है कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, तो वहाँ से क्या होगा, वाटर फ्लोज फ्रॉम योर सलाइन वाटर इनटू द आरबीसी सेल्स, और आरबीसी सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएगी या फिर कभी कभी ब्लास्ट हो सकती।
अब अगर मैंने प्योर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% WM/V से ज़्यादा है, जिसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, और जब ऐसा सलाइन वाटर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो जो फ्लूइड्स है इन RBC, अब वो जो है उसके कंपेयरिंग में हाइपोटोनिक है, क्योंकि ये जो सलाइन वाटर है वो हाइपरटोनिक है। अब क्या होगा, तो वाटर जो है वो सेल्स में से किसकी तरफ जाएगा, उस सलाइन वाटर के अंदर जाने लगता है, मतलब वाटर कम्स आउट ऑफ द RBC सेल्स, और इसलिए वो जो हमारी RBC सेल्स है वो श्रिंक हो जाती है, राइट। तो ये दो तरह की कंडीशन हमारी होती है जब हम जो सलाइन वाटर लेते हैं, वो सलाइन वाटर जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे 0.91% से कम ज़्यादा हो तो इस तरह की, राइट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है, द पीपल्स, यू कैन से दैट द पीपल जिनका डाइट में नमक ज़्यादा होता है या फिर वो सॉल्टी फूड खाते हैं, उनको वाटर रिटेंशन होता है इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो ज़्यादा फूड खाते हैं, ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी सेल्स के अंदर, मतलब ज़्यादा सॉल्टी फूड खाने की वजह से आप देखो, मतलब यहाँ पे हम सॉल्ट प्योर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सलाइन वाटर विथ हाइपरटोनिक, तो नेचुरली क्या होगा, ऐसा ज़्यादा सॉल्टी फूड खाने की वजह से क्या होगा, जो अंदर जाएगा तो हमारे RBC सेल्स के अंदर का जो है वो वहाँ पे श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से उसमें से वाटर आउट ऑफ द सेल जाएगा और सेल्स हमारी श्रिंक हो जाती है। और ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, यू फाइंड दैट वन वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स होता है, एंड यू फाइंड दैट द स्वेलिंग और पफिनेस इज कॉल्ड इडिमा। तो जो लोग ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं डाइट में या सॉल्टी खाते हैं, तो उनको वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स में ज़्यादा वाटर रिटेंशन वगैरह दिखता है, तो नेचुरली वो फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिस कंडीशन को हम इडिमा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले ज़माने के अंदर अभी भी मीट को प्रिजर्व किया जाता है सॉल्टिंग से, या फ्रूट्स को शुगर से, दोनों चीज़ से आपको पता ही है, मीट को प्रिजर्व सॉल्ट से किया जाता है और फ्रूट्स को शुगर से। जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया एक्शन को, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो बैक्टीरिया एक्शन को प्रिवेंट करता है। जो बैक्टीरियल जो होता है सॉल्ट मेल्ट और कैंडिड फ्रूट्स, वो पानी लॉस कर देता है अपना, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से, एंड वो बाद में स्ट्राइवेल हो जाता है और लास्ट में वो मर जाता है। जो सॉल्टी मीट होता है या फिर जो फ्रूट्स जिसको हमने कैंडिड किया है, मतलब जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग है या शुगर डाला है, वो क्या करता है, बिल्कुल सिंपल है, वो लॉसेस जो बैक्टीरिया होता है, अब नेचुरली जो मीट है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया आएगा या फिर फ्रूट्स के ऊपर, अब इसको ऑलरेडी सॉल्ट डाला है और इधर शुगर डाला है, तो इसमें से जो बैक्टीरिया होंगे इस मीट के या फिर वो फ्रूट्स के ऊपर, वो लॉस कर देगी अपना पानी बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, और वो बाद में लास्ट में बिल्कुल मर जाते हैं, और इस तरह से हमारे फ्रूट्स या मीट को प्रिजर्व किया जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस just give me comments and I will just try to solve as possible as. Thank you.